नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। अनंतनाग मुठभेड़ में 2 सैन्यकर्मी बलिदान, 4 घायल, 2 घायल ग्रामीणों पर आतंकियों के मददगार होने का संदेह, घेराबंदी में 3 आतंकियों के फंसे होने की सूचना। आए दिन आप लोग देखते रहते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राज्यों में आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से इसकी सीमा लगती है। भूमि अधिग्रहण में अड़चन से पंजाब में एनएच प्रोजेक्ट खतरे में। पंजाब में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति व भूमि अधिग्रहण में अड़चन आने से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट खतरे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कानून व्यवस्था का मामला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष उठाया। ये पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। गवर्नर आप देखते हैं कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले, लेकिन आप देखते हैं कि आपको मालूम होगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 की बात हो रही है, इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। परेशानी यही खड़ी होती थी, कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई परियोजना आ रही है, लोग अपना मौलिक अधिकार समझकर, मौलिक अधिकार था तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते थे। उस प्रोजेक्ट पर, उस परियोजना पर रोक लग जाती थी। अब कह दिया गया कि भैया आपका कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब आपसे जबरदस्ती जमीन ले ली जाएगी, लेकिन आपको मुआवजा दिया जाएगा, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कांग्रेस के नेता नकली देशभक्त समाज को बांट रहे हैं। नड्डा साहब कह रहे हैं राजनीति होती है हमारे देश में बड़ी। गाजा में स्कूल पर इजराइल का हवाई हमला, 100 मारे गए। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है। यहां आपको इजराइल देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपका भूमध्य सागर है, ये लाल सागर देखने को मिलेगा, ये अरब सागर है। अभी दुनिया भर में बड़ी अशांति फैली हुई है, बांग्लादेश से लेकर आप देखिए यूक्रेन, रूस, म्यांमार में देख ही रहे हैं आप लोग। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट घेर कर लिया मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा। सेना की मौजूदगी में दी गई थी गंभीर परिणामों की धमकी। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदेर का भी इस्तीफा। ढाका विश्वविद्यालय कुलपति के भी इस्तीफे की सूचना है। अभी आप देखिए यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी और वो इस्तीफा देकर भारत में शरण ले चुकी हैं। देखिए ये है बांग्लादेश, 1971 में आजाद हुआ था, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है यहाँ। वायनाड में भावुक हुए मोदी, बोले कितने बच्चों ने अपनों को खोया। ये आप देखते हैं कि यहाँ भूस्खलन की घटना हुई थी ना, तो वहीं की बात हो रही है, वहीं प्रधानमंत्री साहब गए हुए थे। विनेश की अपील पर 13 को आएगा निर्णय। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल के से आयोग घोषित किए जाने के विरुद्ध विनेश फोगाट की अपील पर खेल पंचायत मंगलवार को निर्णय देगा। पहले निर्णय शनिवार रात सुनाया जाना था। विनेश 100 ग्राम अधिक वजन होने से अयोग्य घोषित हो गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा पंचायत के तदर्थ विभाग ने विनेश बनाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के में एक मध्यस्थ डॉक्टर अनावेल बेनेट की निर्णय जारी करने के लिए मंगलवार को 6 बजे तक का समय दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। पेरिस में हो रहे हैं ना ओलंपिक, आपके हर 4 साल में होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। मुइज्जू के बदले शोर भारत को अमूल्य मित्र देश बताया। भारत विरोध के बलबूते सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शनिवार को कहा है कि भारत मालदीव का सबसे करीबी अमूल्य मित्र है। अभी जबकि एक मित्र देश बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर काफी संशय की स्थिति है, तब मालदीव के राष्ट्रपति का यह बयान भारतीय कूटनीतिक विशेषज्ञों को काफी अच्छा लगा है। हिंडनबर्ग ने अडानी मामले में अब सेबी प्रमुख पर उठाए सवाल। 18 महीने पहले अडानी समूह पर आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर सुर्खियों में। अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म ने सेबी के चेयरमैन
माधवी बुझ पर सवाल उठाए। एक ब्लॉग पोस्ट में आरोप लगाया कि अदानी समूह की कंपनियों में हेरफेर के लिए इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में माधवी व उनके पति धवल बुर्ज की हिस्सेदारी थी। और सेबी की बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता के अस्पताल में हत्या से पहले प्रशिक्षु डॉक्टर ने किया गया था दुष्कर्म। ये पोस्टमार्टम में आप देखते हैं आया हुआ है। ये आप लोग क्या कहें इसके बारे में? समाज की सबसे घटिया अगर कुछ कारनामा कहिए तो यही है। अधिकारियों को मुझे झूठे मामले में फंसाने का दिया था ठेका। ये आप देखिए महाराष्ट्र में चल रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि राजनीति बड़ी होती रहती है, राजनीति पर ज्यादा ध्यान मत दिया करिएगा आप लोग। शहरी चकाचौंध में नहीं खोएंगे गांव, बरकरार रहेगी पहचान। 6.5 लाख से अधिक गांव में अब तक 4.10 लाख गांवों की मैपिंग का काम हो चुका है। संस्कृति मंत्रालय प्रत्येक गांव की कल्चर मैपिंग में जुटा। इस साल पूरा हो जाएगा काम। अभियान के तहत जल्द ही गांवों से जुड़ी जानकारी को और ज्यादा समृद्ध बनाया जाएगा। प्रत्येक गांव को मिलेगी एक यूनिक आईडी भी। कल्चरल मैपिंग का काम पूरा होने के बाद प्रत्येक गांव को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। इससे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोग इन गांवों से जुड़ी जानकारी जुटा सकेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक गांव की जियो टैगिंग भी की जा रही है। इससे शहरी क्षेत्र में गांव के आने के बाद भी उनका अस्तित्व बरकरार रहेगा। गांव को पर्यटन से जोड़ने की भी पहल है। इस मुहिम में ऐसे गांवों की पहचान भी की जा रही है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। ऐसे गांव की पहचान कर राज्यों की मदद से पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है। अभी पर्यटन मंत्रालय ने लद्दाख के कुछ गांव का चयन कर वहां पर्यटन गतिविधियों को शुरू किया। खास ध्यान देने गांव पर है और ऐसे गांव पर है जो पुरातत्व या फिर रामायण या महाभारत काल की कहानियों से जुड़े हुए। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है ना। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मनीष सिसोदिया आप देखते हैं कि जेल से रिहा हो चुके ना, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ये 17 महीने तक जेल में थे। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम पर आरोप सिद्ध नहीं हुए अभी तक, हम क्या करें। वही सब। आईआईटी दिल्ली में 2656 छात्रों को मिली डिग्री है। ये भारत दुनिया भर को बताएगा अपनी वैदिक सभ्यता की खोज। पहले चरण में इस मुद्दे पर सितंबर में होने जा रहा है राष्ट्रीय सेमिनार और इसके बाद इसे ले जाया जाएगा विश्व स्तर पर। और देखिए 2005 में सिनौली उत्खनन में क्या मिला था। खुदाई पहली बार 2005 में शुरू हुई थी और एक साल के भीतर 116 कंकाल की खोज की गई। इस वजह से इसे ताम्रपाषाण काल में भारत के सबसे बड़े ज्ञात समाधान में से एक माना गया। वस्तुओं की कार्बन डेटिंग, जब इस वस्तुओं की लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि 4000 साल पुरानी है। इसका मतलब है कि यह सभ्यता 1800 ईसा पूर्व में थी। और मानव अवशेषों का निरीक्षण डेक्कन कॉलेज पुणे द्वारा किया गया तथा हैदराबाद की एक प्रयोगशाला में डीएनए अनुसंधान किया गया। 2018 में उत्खनन में क्या मिला। तांबे की एंटीना तलवारें और आप देखते हैं कि ढाल आदि जैसे कई हथियार, मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पैरों वाले लकड़ी के ताबूत, जानवरों की संकेत देने के लिए कोड़ा, पुरुष योद्धाओं के साथ साथ महिला योद्धाओं के भी उनकी तलवारों के साथ दफन कंकाल। यहाँ पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन गेरू रंग के बर्तन संस्कृति से मिले। और देखिए एक और बात बताऊं, इस सभ्यता का संबंध वैदिक काल से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि ऋग्वेद में जिस प्रकार की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वर्णित है ना, वैसे ही साक्ष्य खुदाई में मिलते हैं। यहाँ महिला योद्धाओं के पैर, कटे हुए वाले कंकाल भी मिले। इसके अलावा हल्की तलवार मिली है जिन्हें महिलाएं उपयोग में लाती थी और इससे यह बात साफ होती है वैदिक काल की इस सभ्यता में महिलाएं युद्धों में भाग लेती थीं। इस खुदाई स्थल को महाभारत काल से जोड़ कर देखा जा रहा है। इतिहास में आप लोग काफी पढ़ते हैं। अब खुदाई में मिले कई अवशेष बता दें कि 2005 के बाद 2018 में सिनौली चर्चा में आया था, जब वहां खुदाई में एक शाही समाधान निकला था।
जमीन में दबी शव पेटिकाओं के साथ 2 रथ निकले थे। रथों में तांबे का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया था। इनके पहिए ठोस और तांबे के त्रिकोणीय टुकड़ों से जड़े हुए थे। रथ की बनावट से पता चलता है कि ये रथ युद्ध या फिर शिकार के लिए उपयोग में लाए जाते रहे होंगे। और रथ पर सारथी के अलावा सवारी के रूप में राजा, महाराजा या योद्धा आदि रहता होगा। सिनौली भारत में रथ के साक्ष्य पहला खुदाई स्थल है। संसद में खूब गूंजी हिमाचल की आवाज। राज्यसभा और लोकसभा में इस बार हिमाचल ने खूब प्रश्न पूछे। हिमाचल हित से संबंधित स्वास्थ्य से लेकर परमाणु और यूरेनियम संयंत्र के प्रश्न संसद में गूंजे। हिमाचल में देखिए, राज्यसभा में 3, लोकसभा में 4 सीटें हैं। यहाँ आप देखेंगे पीएम आज लॉन्च करेंगे 61 फसलों की अधिक उपज देने वाली 109 किस्में। मोदी ने दोहराई शेरों की संरक्षण की प्रतिबद्धता भी आप देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को विश्व शेर दिवस पर शेरों के संरक्षण को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में 2020 की गणना के अनुसार 674 शेर हैं। 2015 में वहां आप देखते हैं कि 523 शेर थे। अच्छी बात है जो भी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीबी सोमनाथन होंगे कैबिनेट सचिव। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी। 30 अगस्त को संभालेंगे कार्यभार। 1987 के तमिलनाडु कैडर के आईएएस हैं। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं ये। देश की सुरक्षा की दिशा में अग्निपथ योजना अच्छी पहल है, नौसेना प्रमुख कह रहे हैं। चिल्का में अग्निवीरों के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बोले, अच्छी तरह से आगे बढ़ रही अग्निपथ योजना, अग्निवीरों से काफी उम्मीद है। 2022 में आप देखते हैं कि जो अग्निपथ योजना शुरू की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। और काफी आपने देखा होगा कि इस पर विवाद भी खड़ा हुआ था, लोगों ने विरोध भी किया था। आपातकाल में इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुक गई थी न्यायपालिका, धनखड़ साहब कह रहे हैं। ये 1975 में जो इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना, उसी की बात हो रही है। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। किसानों की समृद्धि ही मोदी सरकार का लक्ष्य है। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं सहकारी चीनी मिलों को दिए राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार, ये आप देखेंगे। और आप देखेंगे इसमें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया सरकारी चीनी मिलों को। और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड की चीनी उद्योग संगोष्ठी और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा किसानों की समृद्धि मोदी सरकार का लक्ष्य है, आप देखेंगे। और होम मिनिस्टर साहब ने 2013-14 में गन्ने की खेती का रकबा 50 लाख हेक्टेयर था, इस समय बढ़कर ये 60 लाख हेक्टेयर हो गया है। और इस दौरान चीनी उत्पादन में 58% की वृद्धि हुई। चीनी उद्योग से एथेनॉल की प्राप्ति 370 करोड़ लीटर हो गई है इसमें। चलिए, अच्छी बात है। न्यायपालिका को आम लोगों तक पहुंचाने में तकनीकी महत्वपूर्ण है। अदालतों के प्रति लोगों के विश्वास के कारण बड़ी लंबित मुकदमों की संख्या। अदालती कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के लिए एआई के इस्तेमाल पर हो रहा है मंथन। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही। चंद्रचूड़ साहब ने श्री हरिमंदिर साहब में माथा टेका। आपने देखा होगा, आपको सरकार पे भरोसा हो या ना हो, आप कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हर किसी को न्यायपालिका पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये राजनीति की खबरें हो रही हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जरूर याद रखिएगा, ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग संविधान क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में कोई राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव पूर्व गठजोड़ के मूड में नहीं है। यहाँ चुनाव होना है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ये भी आप देख रहे हैं। ये सब आप देख रहे हैं कि चलता रहता है, इसलिए अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर जो फैसला दिया था ना, उस पर भी काफी बहस हो रही है, विरोध हो रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है।
क्रीमी लेयर के आधार पर एससी एसटी को आरक्षण नहीं देना अनुचित है। क्रीमी लेयर कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उन्हें आरक्षण से बाहर रख देना और जिन्हें जरूरत है उन्हें आरक्षण देते रहना। जैसे ओबीसी में आप देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग में शामिल है, क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, और आप जैसे ही एस बोलते हैं आपको जो फीस रहती है वो बढ़कर जनरल कैटेगरी के बराबर हो जाती है और आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये जरूर याद रखेगा। इस पर खूब राजनीति हो रही है। प्राकृतिक आवास आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान नहीं है। सापरक सरकार ने ही 2013 में संसद में कही थी ये बात। तो ये सब आप देख रहे हैं कि वही आप देख रहे हैं कि केरल में वायनाड में जो भूस्खलन की घटना हुई है, भूस्खलन के बाद केंद्र ने तत्काल सहायता के लिए उठाए कदम, लेकिन लोगों की बहुत डेथ हुई है। उपद्रवियों से क्षति की वसूली विधेयक पर लग सकती है और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से चमोली के भरानी सैन्य में होगा। लोक एवं निजी संपत्ति वसूली समेत आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक पेश कर सकती है सरकार। देख लीजिए, ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तराखंड। ईसाई मिशनरी चाइल्ड केयर सोसाइटी के हालात चिंताजनक हैं। इंटर के बाद महिला आयोग की किसी महिला कॉलेज में बच्चियों के कराएगा दाखिला। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने सेंट जोसेफ चाइल्ड केयर सोसाइटी का किया दौरा। थाना सनयंसा महिला थाना प्रभारी को दिया आदेश। 4 बच्चियों का रखें विशेष ध्यान। यहां भी आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। वेतों के फरमान पर हरियाणा के गांव जंडपुर पर पुलिस और प्रशासन ने दिखाई सख्ती। कहा गैर प्रांतों के लोगों के लिए गांव वाले नहीं बना सकते नियम। अगर गैर गांव प्रांतों के लोगों को तंग किया तो होगी सख्त कार्रवाई। या आप देखते हैं कि एक फरमान जारी कर दिया गया था ना कि बाहर के लोगों को रहना है तो ऐसे रहना होगा, ये करना होगा, वो नहीं करना होगा। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये मानसून चल रहा है अभी। उत्तराखंड में भूस्खलन से बाधित रहे धाम यात्रा मार्ग, जनजीवन प्रभावित, यात्री परेशान। ए फास्टैग की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट सरकार का नीतिगत फैसला है। पति से अलग रह रही पत्नी ने मांगा मां बनने का अधिकार। कहा पति स्वयं शुक्राणु दें या अन्य से लेने की स्वीकृति प्रदान करें। देख लीजिए, गुजरात का मामला है। आजकल आप देखते हैं कि बड़े अजीब अजीब मामले आ रहे हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि समाज कहाँ जा रहा है, किस दुनिया में पहुंचने वाला है। पत्नी को पीटने के दोषी को 5 वर्ष कैद व 30,000 रुपए जुर्माना। हिमाचल का मामला है। एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह के मुख्य आरोपी को पकड़ा। एनआईए यानी कि नेशनल किसकी इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 2008 में। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आठ दिन तक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर 4 करोड़ से अधिक ठगे। आजकल इस तरह की ठगी भी बहुत हो रही है। तो मैं तो कहता हूं कि लालच में तो फंसिए मत। अगर लालच में फंसोगे तो पक्का आप समझिए कि काम तमाम होने वाला है। अब बिहार में पुल धंसते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि नेताओं को बदलते हुए वो सुसाइड कर लेते हैं भ्रष्टाचार को देखते हुए पुल, क्योंकि आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे। 10,000 युवतियों ने एक साथ कश्मीरी लोक नृत्य का बनाया रिकॉर्ड। ये आतंकियों के गढ़ रहे बारामूला की युवतियों ने दुनिया को दिया घाटी में बदलाव व शांति बहाली का संदेश। सेना की डेगर डिवीजन ने बारामूला जिला प्रशासन के सहयोग से किया कसूर रिवाज सांस्कृतिक महोत्सव।
ये आज आप देखते हैं कि संडे यानी कि रविवार है, तो आप सभी लोगों को बुलावा है कि रात 9 बजे जरूर आप लोग जुड़िएगा। अपने जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई मेरे लिए सुझाव हुआ करे वो भी बताया करिएगा। संकल्प और नवोन्मेष से बना रहे हैं, ये आप देख बना रहे स्वस्थ समाज। भारतीय विशाल जनसंख्या वाला देश है। स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं का अधिकार मिलने से ही स्वस्थ समाज की अवधारणा मूल रूप ले सकती है। सरकार की तरफ से निरंतर इस दिशा में प्रयास होते रहते हैं। नए एम्स, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान योजना, कुछ ऐसे ही प्रयास हैं। कुछ प्रयास आप देखते हैं कि निजी स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने की दिशा में हो रहे हैं। अमेरिका से नौकरी छोड़ लौटे युवक ने कर दी स्वास्थ्य क्रांति। ये दूसरे अस्पतालों को भी बेहतर बनाना पड़ा है। अच्छी पहल है। जिंदगी के बाद किसी और के सीने में धड़केगा दिल, दुनिया देखेगी आंखें। एक बात मैंने आप लोगों से कहा ना कि हमारे देश में आप देखते हैं कि अंगदान करने की प्रथा बड़ी कम है। आप देखते हैं कि मेरा जैसे मान लीजिए कि किसी भी कारण से दुर्घटना में मेरी मौत हो जाती है, अब मेरे शरीर का कोई अंग मेरे काम का नहीं बचा हुआ है, मेरे परिवार के काम का नहीं है, तो वो दान कर दें तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। दांतों के ऑपरेशन में दर्द से राहत देगा आईआईटी का आविष्कार। घरेलू हिंसा में आप देखते हैं महिला की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट। क्षतिग्रस्त हो रहा है राजस्थान का सोनार किला। ये देश का एकमात्र किला जिसमें 4 दीवारी के अंदर सबसे अधिक संपत्ति, वहां रहने वाले लोगों की अनुमति नहीं मिलने की वजह से किले में रहने वाले नहीं करवा पा रहे हैं अपने घरों की मरम्मत। ये 868 साल पहले हुआ था इसका निर्माण। जैसलमेर किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा केसल ने करवाया था। उन्होंने अंदरूनी हिस्से को ठंडा रखने के लिए कई इमारतों के ऊपर 3 फीट मिट्टी डलवाई थी। अब उस मिट्टी के कारण ही पानी छतों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम होने के कारण जम्मू से नहीं गया जत्था। रक्षाबंधन 19 अगस्त को है। दोपहर 1:24 से बंधेगी राखी। शुभ मुहूर्त जो देखे जाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। विलंब से खुला महाप्रभु का द्वार, भगवान के रक्षक को नोटिस। पूरी जगन्नाथ की बात हो रही है। कभी आतंकवाद का गढ़ रहे अनंतनाग के मट्टन में बनेगा यात्री भवन। भव्य शिव मंदिर, मातंड मंदिर के पास किया गया भूमि पूजन और शिलान्यास। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। आतंकवाद का गढ़ रहा अनंतनाग फिर से धार्मिक गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। अच्छी बात है। ओपीएल में 10,000 करोड़ के निवेश की मंजूरी मिली है। ये आप देखते हैं। ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड की बात हो रही है। जमा योजनाओं को आकर्षित बनाए बैंक, सीतारमन कह रही है। वित्त मंत्री बजट बाद वित्त मंत्री की आरबीआई के निदेशक बोर्ड के साथ बैठक में उठा ऋण जमा में अंतर का मुद्दा। सावधानी बरतें, बैंक के दास करें। वित्त मंत्री ने कहा बैंकों को छोटे जमाकर्ताओं को भी लुभाना चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने कहा जमा पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। और बांग्लादेश संकट से अनिश्चितता का सामना कर रहा गारमेंट क्षेत्र। देखिए, बजट की बात करें तो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। और आरबीआई की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सरकार ने फिर बहाल किया हीरा आयात लाइसेंस। और स्टार्टअप्स ने 11.3 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई। जुलाई दिसंबर में 10 करोड़ स्मार्टफोन बिक्री की उम्मीद है। और कॉफी डे के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चलाने की अनुमति। 10 साल में 6 गुना बढ़ा म्यूचुअल फंड उद्योग। 9.75 लाख करोड़ था म्यूचुअल फंड उद्योग का घरेलू कारोबार 2014 में। अब 64.96 लाख करोड़ रुपए हुआ उद्योग का कारोबार इस साल जुलाई में। 20 सालों में औसतन 18% का रिटर्न दिया म्यूचुअल फंड ने। बीते वर्ष 272 कंपनियां आईपीओ लाई थी। ये आप देखिए सेबी कह रहा है। देश में चाय के विकास पर खर्च होंगे आप देखते हैं 664 करोड़। अच्छी बात है। ये देश भर में 2025-26 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया की इंडिया चाय के विकास के लिए खर्च करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश युवक जाली पासपोर्ट के साथ लखनऊ में गिरफ्तार हुआ है। आजकल देख रहे हैं ये भी मामले हो रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, वही आप देखते हैं कि कोई अपडेट हुआ करेगा तो आप लोगों को बता दिया करेंगे। और ये बांग्लादेश में चल रहा है तो चलता रहेगा, ये आप लोग सभी देखते हैं, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये भी
आप देखिए दुनिया बड़ी अशांत है इस समय। तैमूर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली दक्षिण पूर्व एशियाई देश की यात्रा है। मुर्मू ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते की निशानी भी है। चलिए अच्छी बात है। टेम्स तट पर तबर का भारतीयों ने किया स्वागत। ये रूस में 20 किलोमीटर अंदर घुसे हजारों यूक्रेनी सैनिक। देखिए यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन में भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये पेरिस ओलंपिक की बातें हो रही हैं और खेल का क्षेत्र। देखिए खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और क्या उपलब्धियां रही, ये जरूर देखा करिएगा। लंदन रियो के बाद पेरिस में भी नहीं आया एक भी स्वर्ण। केवल नीरज चोपड़ा को मिला रजत पदक। पदक तालिका में हम पाकिस्तान से भी पीछे हो गए हैं। और 470 करोड़ का निवेश और पदक केवल 6 आए। 117 एथलीटों के भारतीय दल में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर एकमात्र एथलीट है। 2024 के लिए एक खेल थे सरकार की प्राथमिकता। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी, निशानेबाजी। 2028 में और उससे आगे इस खेलों पर भी दिया जा रहा है ध्यान। जूडो, तैराकी, रोइंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन। 5 दावेदारों पर खर्च किए गए थे 20 करोड़ रुपए। ये आप देखिए पेरिस ओलंपिक हो गए, ये स्वर्ण हो गए, रजत हो गए, कांस्य हो गए, ये आप देख सकते हैं। तो सन 1900 में पेरिस में हम लोगों ने भाग लिया था जिसमें 2 रजत जीते थे। उसके बाद ये देखते रहिए आप लोग। 2016 में रियो में हुए थे, एक हम लोगों ने रजत जीता था, एक कांस्य जीता था, एक टोटल 2 जीते थे। टोक्यो 2021 में जो हुए थे जापान में, इसमें 1 गोल्ड जीता था, 2 कांस्य जीते थे, हम 2 रजत जीते थे, 4 कांस्य, टोटल 6 जीते थे। और पेरिस में आप देख ही रहे इन एथलीटों पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ। देखिए नीरज चोपड़ा पर, भाला फेंक पर आप देखते हैं इस बार 5.82 करोड़ रुपए खर्च हुए। सात्विक चिराग पर बैडमिंटन में 5.62 करोड़ हुए। पीवी सिंधु पर अब देखिए 3.13 करोड़ खर्च हुए। मीराबाई चानू पर 2.74 करोड़ हुए। ये भारोत्तोलन से जुड़ी हुई मीराबाई। पीवी सिंधु बैडमिंटन से जुड़ी है। अनीस भानवाला निशानेबाजी से जुड़े हुए। 2.41 करोड़ एक खर्च हुआ है। किस खेल पर कितना खर्च हुआ है तो 96.08 करोड़ हुआ है एथलेटिक्स पर। 72.10 करोड़ हुआ है बैडमिंटन पर। 60.93 करोड़ हुआ मुक्केबाजी पर। 60.42 करोड़ निशानेबाजी पर हुआ है। देख सकते हैं हमारी स्थिति इस मामले में तो बहुत बुरी है। हम लोग कम ही, आप देखते हैं एक हम लोग मेडल के लिए तरस रहे हैं। वहां चाइना और अमेरिका ने देखिए झड़ी लगा दी। भारत ने पेरिस में बनाया ये रिकॉर्ड। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब भारत पदक से मामूली अंतर से चूक गया। तो 21 साल और 24 दिन की उम्र में अमन सहरावत व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा स्वतंत्र भारत के पहले ट्रैक फील्ड एथलीट बने जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते। 1972 में म्यूनिख के बाद पहली बार भारत ने पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते। उत्तराखंड की युवा शटलर लक्ष्य सेन सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष बैडमिंटन बने। और भारत ने 52 वर्षों में पहली बार ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को हराया। धीरज बोम्मा देवरा और अंकिता भगत मिक्स्ड टीम तीरंदाजी प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर हैं, जो तीरंदाजी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पेरिस 2024 में शूटिंग में 3 पदक जीतने के बाद भारत ने ओलंपिक्स के संस्करण में किसी एक खेल में सर्वाधिक मेडल जीते। मनिका बत्रा ओलंपिक सिंगल्स वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते। मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी। मनु भाकर सवरजोत सिंह ने ओलंपिक में भारत का पहला निशानेबाज टीम जीता। चलिए बाकी चल ही रहा, आप देखते हैं। विवादों में घिरी एमएन खिलिप ने जीता स्वर्ण पदक। अभिनव बिंद्रा बने एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष। 100 स्पोर्ट्स करेगा पैरालंपिक का प्रसारण। हम फाइनल खेलना चाहते हैं, मनदीप कह रहे हैं। चलिए सब चलता रहता है। ये आप देख लीजिए, इंटरव्यू है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। सृष्टि की उत्कृष्ट रचना, 1.25 करोड़ पैकेज पाकर बनाया कीर्तिमान। एनआईटी जमशेदपुर के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज भागलपुर की नवगछिया की रहने वाली सृष्टि चेरानिया की अमेरिकी कंपनी रूबिक ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पदक के लिए विशिष्ट ऑफर के साथ
सालाना 1.23 करोड़ का पैकेज दिया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में किसी भी विद्यार्थी को मिले अब तक के पैकेज में सबसे ज्यादा है। चलिए पढ़िए, देखिए, मेहनत करिए। अगर आप में योग्यता है ना तो आप कुछ भी कर जाएंगे, कहीं भी आप कुछ भी खड़ा कर देंगे। अभाव के अंधेरे में शिक्षा का विकास। कपड़े धोकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवार की बेटी दीपाली कनौजिया को अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के तहत पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है और वह देश से चयनित 30 विद्यार्थियों में से एक है। एक बात आप लोगों को बता दूं ना, जो लोग आप देखते हैं कि रोना रोते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं है, वो जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि आपके पास क्या है, उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर फोकस करिए। इस पर फोकस मत करिए, इसी का रोना मत रोते रहिए, अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। भैया जो है उसमें संतुष्टि रखिए और बेहतर पाने की, बेहतर करने की कोशिश करिए। जीवन संघर्ष की अग्नि में तप कर निखरी ज्योति। 14 बार आप देखते हैं कि नेशनल पुरस्कार नेशनल खेल चुकी फुटबॉलर ज्योति चौहान। ये आप देखेंगे कि क्या है, ये है आप लोगों के लिए असली हीरो और मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में प्रेरणादायक स्टोरी। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ गए क्रांतिकारी खुदीराम बोस। 1908 में आज ही क्रांतिकारी खुदीराम बोस की को ब्रिटिश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के आरोप में मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। 30 अप्रैल को बोस ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था। बोस के बलिदान ने युवाओं में आजादी की एक नई अलग जलाई थी। सोचिए, आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई है, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने अभिनव बिंद्रा। 2008 में आज ही के दिन शूटर अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। बीजिंग में आयोजित ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में अपने आखिरी शॉट में लगभग 10.8 का स्कोर हासिल कर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर लालमणि मिश्र ने दिया है योगदान। संगीतक डॉक्टर लालमणि मिश्र का जन्म 1924 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। 7 साल की उम्र में ही संगीत की कई विधाओं में पारंगत हो गए। 1951 में गांधी संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बने। 1958 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत शाखा में विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। ध्रुपद परंपरा को लुप्त होते देख 1975 में काशी में ध्रुपद मेले का आयोजन किया गया और भारतीय संगीत, वाद्य संगीत, सरिता, तबला विज्ञान उनकी मुख्य कृतियां हैं। राग सामेश्वरी, मधु, भैरव जैसे कई रागों की भी उन्होंने रचना की। एआई से गंभीर बीमारियों की पहचान और इलाज होगा आसान। देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। युवाओं में मीठे पेय पदार्थों की बढ़ रही है खपत। 23% अधिक युवाओं में मीठे एवं पेय पदार्थों का किया सेवन 1990 की तुलना में 2018 में। मीठे के प्रयोग के बढ़ने से युवाओं में बढ़ रहा है मोटापे का खतरा भी। वैज्ञानिकों ने गया कि ब्रह्मा यूनी पहाड़ी में खोजी रामबाण औषधीय पौधे। इन पौधों में गुड़मार, पैथेसेलोवियम, डोल्स और जिनका और जेजी फस जुजेवा शामिल। औषधीय पौधों की खेती में स्थानीय लोगों को शामिल करने पर दिया जा रहा है जोर। ओसोगवो उत्सव। दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया के ओसोगवो में ओसोगवो उत्सव के दौरान पवित्र नदी में अरुगबा जुलूस में भाग लेती पुजारिन। योरूबा में यह जुलूस उस महिला का प्रतीक है जो पवित्र नदी में कलश लेकर जाती है और नाइजीरिया और प्रवासी समुदाय के हजारों लोग वार्षिक ओसोगवो उत्सव में भाग लेते हैं। फल, सब्जी व नट्स वाले आहार तनाव कम करने में सहायक है। अनुसंधान कह रहे डेविस रस ने एक दिन में बनाए 15 रिकॉर्ड। अफ्रीकी महाद्वीप में 7800 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज। इस स्वतंत्रता दिवस से पहले रक्षा मंत्रालय की एक अभियान दल ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के उहुर शिखर पर 7800 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रच दिया। मंत्रालय के तत्कालीन तत्वाधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के इससे दिव्यांगजन अभियान दल ने उदय कुमार एवं अन्य सहित ग्रुप कैप्टन जय किशन सम्मिलित हैं। दल ने आधार शिविर से अपनी यात्रा आरंभ की। 7 अगस्त को 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित किबू हट पहुंचा। मौसम की स्थिति और सभी सदस्यों की मेडिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए दल ने 8 अगस्त को ओहुरु की शिखर की चढ़ाई का आरंभ की। सफलतापूर्वक शिखर पर पहुंचे। तत्पश्चात 5,895 मीटर की ऊंचाई पर खड़े होकर ओहुरु शिखर पर
70 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये आप देखिए मूवियाँ रहती हैं, मूवियों से जुड़ी हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप देखिए दैनिक जागरण में जो आपका न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।